98% सेलेक्टेड कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, सबके सब लोग यही कहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करो। मैं 60% दूंगी सेल्फ स्टडी को और 30% दूंगी कोचिंग जो यूट्यूब वगैरह है, बाकी 10% ग्रुप स्टडी। कोचिंग क्या है, गाइडेंस के रूप में काम आती है। ये सोचें कि कोचिंग के दम पे हम पूरा यूपीएससी क्रैक कर लेंगे तो ये नहीं हो सकता। कोचिंग तो मान लीजिए कि गाइडेंस वगैरह एक देता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन जो हमें काम करना होता है वो तो पर्सनल स्पेस में ही करना होता है। जैसे कोचिंग अगर हम पढ़ते हैं तो क्लियर रहता है, डाउट वगैरह जो भी होता है। वैसे अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं, जैसे कि अनअकैडमी है, पीडब्ल्यू वाला है। एक्चुअली मेरा के इस मामले में यही मानना है कि जो कोचिंग का काम है वो आपको एक डायरेक्शन देना है और आपका कई मायनों में आपका काम आसान कर देना है। कई काम जैसे एनालिसिस की बातें कर रहे थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा बेटर है या सेल्फ स्टडी ज़्यादा है? तो सर दोनों अच्छा, नो डाउट, लेकिन आपके बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है। हेलो एंड वेलकम टू द एज। आप देख रहे हैं द ओरिजिनल एस्पिरेंट्स, एक विशेष सीरीज़ जिसमें हम बात करते हैं यूपीएससी, एसएससी और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स से। इस बार जो हमारा सब्जेक्ट ये है कि क्या ज़रूरी है कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बीच में। देखा जाए दोनों के अपने महत्व हैं, दोनों की अपनी वेटेज है, लेकिन कितना ज़्यादा ज़रूरी है दोनों को बैलेंस करके रखना। ये एक ऐसा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कि इसमें जो स्टेजेस होते हैं उसमें अगर एक भी रह गया आपको पॉइंट ज़ीरो पे वापस आना पड़ेगा और फिर से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ लोग मायूस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और कुछ लोग आखिर तक जाते हैं। हम बात करेंगे इन एस्पिरेंट से और जानेंगे कि क्या होती है बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर बात करें हम सेल्फ स्टडी और कोचिंग के बैलेंस के बीच की। देखते रहिए ये एपिसोड मेरे और मेरे साथी रतिकांत पात्र के साथ। मुखर्जी नगर से हम बात कर रहे हैं एस्पिरेंट्स से और इस बार का हमारा टॉपिक है कि सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग। एक बहुत बड़ा डिबेट है कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है या कोचिंग ज़्यादा ज़रूरी है या फिर दोनों इंटरलिंक्ड है। बात करूंगा हमारे साथ एस्पिरेंट राहुल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप कितनी बार एग्ज़ाम दे चुके हैं या पहली बार देंगे? मैं 2 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा कुछ मार्क्स से प्रीलिम्स रुक गया था। ओके, तो अभी मैं फिर से 26 वाला अटेम्प्ट देने का सोच रहा हूँ। अच्छा जी। एक ये रेजिंग डिबेट हमेशा रहता है कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें या फिर सिर्फ कोचिंग पे ही डिपेंडेंट रहें। आपका एक्सपीरियंस रहा है 2 एग्ज़ाम्स का और अब थर्ड आप देंगे। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि अगर फोकस तरीके से अगर करना चाहता है और इन द एंड तो पर्सनल एफर्ट ही मैटर करता है। कोचिंग तो मान लीजिए कि गाइडेंस वगैरह एक देता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन जो हमें काम करना होता है वो तो पर्सनल स्पेस में ही करना होता है। और कोचिंग तो मटेरियल देगा, गाइडेंस देगा, लेकिन इन द एंड तो हमें अपने रूम पे ही एफर्ट करना होगा, पढ़ना होगा उसको। और खुद का जो पर्सनल एनालिसिस है वही मैटर करता है इन द एंड, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। मेंस में भी जैसे आंसर राइटिंग वगैरह करना होता है तो कोचिंग तो टेस्ट वगैरह लेगा या जो भी है उसमें इम्प्रूवमेंट रहेगा वो तो हमें पर्सनल खुद का एनालिसिस से ही होगा। जी। आपका क्या रहता है कि कितना रेशियो होना चाहिए अगर हम बात करें दोनों को डिवाइड करें अगर, कि कितना परसेंट आपका जो ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी है डिपेंडेंट रहता है कोचिंग पे और कितना परसेंट सेल्फ स्टडी पे? देखिए, अगर रेशियो की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 50-50 रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो मेंटोर रहेगा, जो टीचर रहेगा, वो आपको ये बताएगा कि कौन सा एरिया जो क्या बोलते हैं हाईली एक्सपेक्टेड है या जिससे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, और जो फाइनली एनालिसिस हमको करना होता है वो तो हम ही लोग करेंगे पर्सनली। तो जैसे अगर प्री की बात करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस होता है वो तो खुद से ही करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन रहते हैं उसमें, तो एक ऑप्शन सही रहता है उसमें और बाकी के जो 3 ऑप्शन रहते हैं उनको भी हमको पढ़ना होता है। तो वो तो खुद से ही रहेगा। वो तो अगर खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे तो इतना भीड़ रहती है कि उसमें फ़्लो में फिर सब सारी चीज़ें निकल जाती हैं, समय निकल जाता है। आयुष, आपका क्या मानना है कि कोचिंग एक दिशा देती है
और सेल्फ स्टडी जो है वो उसको और पक्का करती है। इज इट सो? एक्चुअली मेरा के इस मामले में यही मानना है कि जो कोचिंग का काम है वो आपको एक डायरेक्शन देना है और आपका कई मायनों में आपका काम आसान कर देना है। कई काम जैसे एनालिसिस की बातें कर रहे थे, आजकल इतने सारे मटेरियल्स हैं कि PYQs के एनालिसिस से सब कोचिंग्स आपको अवेलेबल करा दे रही हैं और सारे मटेरियल्स आपको अवेलेबल करा दे रही। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि नुआंसेस जो इस एग्ज़ाम के हैं, हमको लगता है कि हम वो एग्ज़ाम भर देंगे पर हमको उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता नहीं होते। हाँ, कि मतलब कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं या क्या नए रीसेंट ट्रेंड्स हैं या क्या नई चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और उसमें थोड़ा सा वक्त हमारा बचता है कोचिंग की वजह से। या जो अच्छा अगर गाइडेंस आपको मिल जाए, उसको आप कोचिंग में कह सकते हैं या किसी और सोर्स से आपको गाइडेंस मिल सकता है। पर मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को देने से पहले आपको वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है, और कोचिंग आपके लिए वो पर्पज़ रियलाइज़ कर देती है। तो इस मामले में कोचिंग का भी बहुत ज़्यादा हाथ रहता है इसमें। कहाँ फंसती है बात आखिरकार? अगर कहें कि निकल नहीं पाता एग्ज़ाम अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कहाँ फंसता है मामला? CSAT है या फिर कोई आपका कोई एक जगह है, कहीं पे कुछ रह गया है? एक्चुअली मेरा तो ये मानना है कि अगर जहाँ फंसती है बात, वो फंसती तो आप पे ही है बात, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट की जा रही है कोचिंग के द्वारा वो तो बहुत सारे लोगों को की जा रही है, उसमें से कहीं निकल जा रहे हैं, कहीं नहीं निकल पा रहे हैं। तो जो फ्लॉ कहीं अगर लाई करता है तो आप में ही करता है, कि अगर आपके पास उतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी आप उसको सही से चैनलाइज नहीं कर पाए, आपने रिवीजन अच्छा नहीं किया, आपने अपना जो भी उसमें प्रैक्टिस करना है आपके लिए, जब प्री हो या मेंस हो, वो प्रैक्टिस आपने सही से नहीं की, टेस्ट सीरीज, अब कोचिंग आपको डायरेक्शन दे सकती है, वो आपको ढकेल नहीं सकती उस रास्ते पर। तो आपके सेल्फ एफर्ट का जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो अगर आप सेल्फ एफर्ट में थोड़ी सी भी कंजूसी करते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट यू आर नॉट गोइंग टू रियली पास द बैरियर जो एग्ज़ाम का है। तो ये मेरा मानना है। थैंक यू आयुष, थैंक यू राहुल, बहुत अच्छी बातें कही आपने। कुछ ऐसे ही एस्पिरेंट्स से हम इस एपिसोड में बात करते रहेंगे। देखते रहिए एस्पिरेंट्स का ये एडिशन। श्वेता, हम बात कर रहे हैं इसमें कि सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग कितना ज़रूरी है दोनों, और दोनों में से अगर कहें तो क्या ज़्यादा ज़रूरी है? सर कहे तो ज़रूरी दोनों ही है, क्योंकि अगर आपका बेसिक ही नहीं सही है तो सेल्फ स्टडी भी आप पढ़ते रहो 2-4 साल तक। एकदम कोचिंग पे भी डिपेंड नहीं रहना है। आपको बेसिक चीज़ें आ चुकी हैं, 1-8 साल तक हो जाए कोचिंग, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करो। तो एकदम से डिपेंडेंसी नहीं कि अब तो ऑनलाइन हर एक चीज़ अवेलेबल है, तो ज़रूरी नहीं कि हम कोचिंग ही करें। मिडिल क्लास के लिए तो वो सेल्फ स्टडी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बुक से ही पढ़ते रहो। कैसे टीचर तो अवेलेबल है ही, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो अपने खुद के अकॉर्डिंग, यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियोस उससे। बट हाँ, कोचिंग जाके कहो कि वहाँ पे जाके जो देने लायक नहीं है, उतनी इनकम नहीं है जिसका, तो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कोचिंग का। वैसे क्योंकि यूट्यूब में मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, तो मैं तो ज़्यादा कोचिंग नहीं, 2-4 महीने की थी। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर हाँ, सेल्फ स्टडी तो ज़्यादा है। आपका 80% तो सेल्फ स्टडी है, लेकिन बेसिक तो रहना चाहिए। तो कोचिंग वाला टीचर बताए देते हैं क्या है कैसे है, बट पूरा 100% डिपेंडेंसी कोचिंग का रहेगा तो ये फिर हार्मफुल होगा। ओके, सोनाक्षी आप क्या कह रहे थे? वैसे यूट्यूब में बहुत सारे कोचिंग वाले फ्री भी अवेलेबल इस हैं। साइड, इस साइड है। जैसे कोचिंग अगर हम पढ़ते हैं तो क्लियर रहता है, डाउट वगैरह जो भी होता है। वैसे अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं, जैसे कि अनअकैडमी है, PW वाला है, ये सब सारे फ्री भी पढ़ाते हैं। और सर जो हैं टाइम टेबल भी बताते हैं, उस तरह मैनेज भी करने, टारगेट भी देते हैं, चैलेंज भी देते हैं। इस तरह भी मैंने एक अटेम्प्ट दिया है, जैसे कि मैं CSAT में मेरा अच्छा आया था, बट मेरा GS जो था कमज़ोर था, तो मैंने अभी फ़िलहाल में कोचिंग लिया है PW से। वैसे मैं पहला अटेम्प्ट जो दिया था वो अनअकैडमी से पढ़ के दिया था, मतलब यूट्यूब से ही पढ़ के दिया था, तो मेरा अच्छा मार्क आया था। आप जो है कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप यूट्यूब के ज़रिए, तो यूट्यूब के चैनल जो हैं जहाँ सेल्फ स्टडी होती है, एक तो वो हो गया, एक हो गया आपका क्लासरूम में स्टडी जहाँ पे एक एनवायरनमेंट होता है, और एक होता है कि आप अपने आप पढ़ रहे हैं अपने कमरे में बैठ के या अपने पीयर्स के साथ हॉस्टल में जहाँ रह रहे हैं। अब 3 कैटेगरी हैं, तो तीनों को आप कितना मार्क्स देंगी प्रिपरेशन के हिसाब से? तीनों को मैं हाफ मार्क दूंगी, क्योंकि हमारे लिए हम जो स्टूडेंट होते हैं कॉन्फिडेंट रहता नहीं है। अगर हम साथ में पढ़ते हैं तो एक लेवल बढ़ता है, अब वैसे हम अकेले पढ़ते हैं तो हम हर चीज़ से डाउन होते जाते हैं। तो इसमें सारे तीनों में हाफ होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मैं 60% दूंगी सेल्फ स्टडी को, और 30% दूंगी कोचिंग जो यूट्यूब वगैरह है, बाकी 10% ग्रुप स्टडी। अब आपका ग्रुप में कौन रहता है, कैसा रहता है, किस लेवल के लोग हैं, वो भी मैटर करता है कि कैसे लोग के साथ आप रह रहे हो। तो ग्रुप स्टडी एक हिसाब से सही भी है और नहीं भी सही है। कितना प्रेशर रहता है एस्पिरेंट्स के ऊपर, और बात करें जो गर्ल्स एस्पिरेंट हैं उनके ऊपर रहता है ये एग्ज़ाम क्लियर करने का? मैं आपके पास भी आऊँगा सोनाक्षी इस सवाल के लिए। जी, एक तो फैमिली प्रेशर तो रहता ही है,
प्लस सोसाइटी भी प्रेशर रहता है। फिर जैसे जैसे आपका एज भी बढ़ता है, अटेम्प्ट भी कम होता जाता है, तो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, डिमोटिवेशन तो आता है। मैं इतना बस बोलूँगी जो भी यूपीएससी में आ रहा है वो सीरियसली 2 या 3 अटेम्प्ट ज़्यादा यूपीएससी के पीछे ना पड़े। और क्योंकि अब देख ही रहे हैं गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, तो ज़्यादा गवर्नमेंट नौकरी के पीछे ना जाए, स्किल के ऊपर ज़्यादा काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 अटेम्प्ट दे, सीरियस होकर 2-3 अटेम्प्ट दे, उसके बाद ज़्यादा नहीं। फिर अपना आगे प्लान बी, जो लोग बोलते हैं कि प्लान ए पे भी रहो, मैं तो कहूँगी प्लान बी भी लेके चलो। 1-2 साल पहले इसको दे लो, फिर प्लान बी भी चलो फिर। सोनाक्षी, हाउ अबाउट यू? क्या कहना है, कितना प्रेशर है और क्या आप जो है अपनी फ्रेंड्स से अग्री करती हैं कि लिमिटेड अटेम्प्ट्स ही दें यूपीएससी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि फोकस एक होनी चाहिए, पूरी फोकस के साथ पढ़ो, टारगेट एक ही होनी चाहिए। अगर हम हर चीज़ में जाते हैं तो मेरी एनर्जी हर चीज़ में डिवाइड हो जाता है, तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं हर चीज़ में। जैसे कि मैं कहना इस तरह से समझाना चाहूँगी, शेर को मांस पसंद है और शेर के सामने आप रोटी और मांस दोनों रखेंगे, शेर का टारगेट एक ही रहता है मांस। कुत्ते के सामने दोनों रखेंगे तो वो दोनों में डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं एक पे फोकस और पूरे अटेम्प्ट दो और पूरे फोकस के साथ पढ़ो। राइट, थैंक यू सोनाक्षी, थैंक यू सोनम, आपके इनपुट्स के लिए। बहुत ज़रूरी है किस तरीके से एस्पिरेंट्स ने बताया कि फोकस ज़रूरी है, लेकिन साथ में जो हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि प्रेशर रहता है। कुछ लोग प्रेशर को झेलते हैं और आखिर तक कोशिश करते हैं, कई लोग जो है बीच में प्लान बी देख लेते हैं। दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, दोनों ही चीज़ें सही इसलिए हैं क्योंकि आपको लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर हो, ज़रूरी ये भी है कि इस एग्ज़ाम को अगर आप दे रहे हैं तो जी जान लगा के पढ़ें, तभी जो है आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही एस्पिरेंट से हम इस एपिसोड में आगे मैं और मेरे साथी रति बात करते रहेंगे। मुखर्जी नगर में अगर आप आएँ तो आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पॉट मिलेगा चमन भाई का। तो चमन भैया यहाँ पे बहुत पुराने हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं और आज जो है हज़ारों लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हेल्प करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। और साथ में इनकी दुकानों में अगर आप आएंगे देखेंगे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो बाद में ऑफिसर बने एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद, इनसे मिले भी हैं पर्सनली। चमन जी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए एक बार फिर से। मैं आप इस बार जो है मैं बहुत छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, सेल्फ स्टडी और कोचिंग को बैलेंस कैसे करें, और दोनों में से जो एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं आप क्या बताएंगे, क्या ज़रूरी है ज़्यादा? मैं देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट और सेल्फ स्टडी दोनों अलग चीज़ होती है। अब बात अगर हम करते हैं कि कोई बिगनर स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर उसको कुछ पता नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट है जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटी उठा रहा हूँ, ठीक है, तो पॉलिटी के ऊपर अगर कोई बिगनर है तो उसको पॉलिटी के बारे में तो पूरे टॉपिक के बारे में नहीं पता, पॉलिटी में क्या पढ़ना होता है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है, ये नहीं पता। अगर वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, कोई भी टीचर अगर लेक्चर देते हैं और उस कैंडिडेट को उस टॉपिक के बारे में नहीं पता तो सर के ऊपर से चला जाएगा। ओके, अब बात आती है सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी में कोई भी स्टूडेंट हो, वो ग्रेजुएशन करके आएगा, कंपटीशन एग्जाम में आता है, तो अगर पॉलिटी की उसको तैयारी करनी है तो पॉलिटी के लिए दो चीज़, पहला आपका ये हो जाएगा आपको बेसिक के लिए एनसीईआरटी कि पता चले पॉलिटी में कौन कौन सा टॉपिक होता है और कौन कौन सा टॉपिक के बारे में मुझे पता है। ओके, दूसरा चीज़, अगर यूपीएससी बंदा कर रहा है या फिर स्टेट पीसीएस कर रहा है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल यूपीएससी के बता रहा हूँ, जैसे यूपीएससी के पॉलिटी के लिए या तो किसी एक अच्छे पब्लिकेशन का बुक ले ले या फिर कोई एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंटेंट ले ले और उसको अच्छा से कम 6 से 7 बार बहुत अच्छा से उसको पहले रीड करे। रीड करने से क्या हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या नहीं पढ़ना होता है। बट इसमें भी दो चीज़ होते हैं, अगर पब्लिकेशन का बुक लेते हैं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंटेंट लेते हैं तो सिलेबस के रिगार्डिंग होता है। आपका सवाल ये था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा बेटर है या सेल्फ स्टडी ज़्यादा है, तो सर दोनों अच्छा, नो डाउट, लेकिन आपके बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है और क्वेश्चन का पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेवल कैसा है। अगर आपका स्टैटिक्स में आपका बेसिक और स्टैटिक्स और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर ये 3 चीज़ पे कमांड आपकी बहुत अच्छी हो गई तो आप उसके बाद किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी भी टीचर से अगर आप लेक्चर सुनते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो टीचर मान लीजिए कोई भी टॉपिक के ऊपर या पॉलिटी में मान लीजिए न्याय है
तो न्याय तो आपने यहाँ पे 5-6 बार पहले से पढ़ के गया, तो आपको पता चल गया कि न्याय में मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या न्याय के बारे में मेरे पास नॉलेज है, और न्याय के ऊपर आयोग ने कितने बार क्वेश्चन पूछा है, प्री में पूछा है कि मेंस में पूछा है। लास्टली मेरा ये है कि अगर बात की जाए कि अगर उनको आप वेटेज दें, 50-50 देंगे, 60-40 देंगे, क्या देंगे? सर एक्चुअली क्या है कि जब से आप लोग का यूट्यूब जो चैनल है या सोशल मीडिया है, 98% सेलेक्टेड कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग यही कहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करो। आज तक कोई ऐसा एक भी सिलेक्टेड कैंडिडेट ने नहीं बोला कि आप किसी पार्टिकुलर इस टीचर के पास जाओ या किसी इस इंस्टीट्यूट के पास जाओ कि वो जो चीज़ पढ़ाएंगे उसी से मैं भी पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ। आज तक कोई ऐसा सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं बोला। ये चीज़ मैं नहीं बोला, ये चीज़ सोशल मीडिया पे जितने भी लेक्चर है सिलेक्टेड कैंडिडेट का, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, कोई सी भी हो, तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से सर। हाँ, बट अगर आपको लगता है कि हम सेल्फ स्टडी करते हैं, कोई सब्जेक्ट में मुझे डाउट हो रहा है और मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, आज का टाइम टेलीग्राम है, यूट्यूब है, आप और वो टॉपिक अगर वहाँ पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे आपको टीचर का लेक्चर मिलेगा। उसमें से देखो कि किस टीचर का लेक्चर मुझे समझ में आ रहा है, और जिस टीचर का लेक्चर अगर मुझे समझ में आ रहा है तो क्या वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 60% सेल्फ स्टडी का रहता है और 40% कोचिंग का भी रहता है। दोनों का इम्पोर्टेंस है। बिना दो मतलब एक का सेल्फ स्टडी भी इम्पोर्टेंट है, बिना उसके तो होगा ही नहीं, ये तो कंफर्म है। कोचिंग क्या है, गाइडेंस के रूप में काम आती है। ये सोचें कि कोचिंग के दम पे हम पूरा यूपीएससी क्रैक कर लेंगे तो ये नहीं हो सकता, इसलिए दोनों का इम्पोर्टेंस है। आपने कितनी बार एग्ज़ाम दिया है? मैं अभी तो मेरा शुरुआत हुआ है। शुरुआत हुआ हाँ, अभी है आया हूँ। तो लेकिन आपको अभी तो शुरुआत हुआ है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेहतर रहेगा? सेल्फ स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेल्फ स्टडी से जो अंडरस्टैंडिंग होती है यूपीएससी के लिए वो निकल के आती है। कोचिंग में गाइडेंस प्रॉपर मिलता है, ये नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन वो टीचर देता है। टीचर अगर टीचर यूपीएससी के एग्जाम हॉल में मुझे लिखने नहीं जाएगा, मुझे लिखना है, तो मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वो बहुत ऊपर लेवल के आते हैं, उसको समझना, इसीलिए उसको समझने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। उसी सेल्फ स्टडी से हम उसकी समझ विकसित करते हैं और जाके फिर उसमें आंसर राइटिंग या प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने के लिए काबिल बनते हैं। उसके बिना सेल्फ स्टडी के वो नहीं कर सकते। आपने अभी स्टार्ट किया है, तो किसी ने आपको इंस्पायर किया या फिर जो है आपको एक अंदर से था कि मुझे करना है ये? नहीं, मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि मुझे कलेक्टर बनना है। ओके। वहीं से मुझे मोटिवेशन आया था, तो मैंने कभी दूसरी जॉब के बारे में सोचा ही नहीं है कि मैं कहीं और जाऊं, टीचर या पुलिस। मुझे कंफर्म था कि मुझे इसी मतलब कलेक्टर बनना है। मुझे पता नहीं था छोटे में कैसे जाते हैं, क्या प्रोसेस थी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पता चली चीज़ें। तो फिर मैंने देखा तो मुझे पता चला, तो मैं फिर पता चला कि यूपीएससी के जरिए एग्ज़ाम होता है, तो फिर धीरे धीरे हुआ, तो फिर मैंने फिर मैं यहाँ पर तैयारी शुरू करी। तो मेरा शुरू से ही था कि मुझे आईएएस बनना है, इसलिए यही मेरा मोटिवेशन था कि मुझे आईएएस ही बनना है, कलेक्टर ही बनना है, कुछ नहीं बनना है। इसलिए मैंने फिर शुरू की प्रिपरेशन। तो आपने प्रिपरेशन जो है इसको यहाँ आने से पहले घर में शुरू कर दी थी कि यहाँ तो आप बतौर इसमें कहीं एनरोल किया होगा आपने किसी क्लास? कोचिंग ली है मैंने, संस्कृति कोचिंग ली है, और मैंने पहले बेसिक पढ़ा है, बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बस यहीं आके शुरुआत की है मैंने। Okay, wish you all the best, Ankit. Thanks a lot. Thank you. Well, that's it. That's the end of this episode, or to say this edition of Original Aspirants. इस एपिसोड में हमने बात करी कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बीच में क्या ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, या कहें तो किसको वेटेज ज़्यादा देंगे। बहुत आसान है, जो सैम्पल हमारे सामने है, जितने स्टूडेंट्स से हमने बात की, एक्सपर्ट से बात की, चमन भाई से, तो उन सबका एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो ये है कि आपको सेल्फ स्टडी जो है वो एग्ज़ाम क्लियर कराएगा, जो कोचिंग है वो आपको एक दिशा ज़रूर देगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कहें तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे ही एस्पिरेंट्स, उनके जीवन, उनके स्ट्रगल्स और उनकी उम्मीदें, उनके एस्पिरेशंस को लेकर हमारी ये सीरीज़ द ओरिजिनल एस्पिरेंट्स फॉलो करते रहिए। इजाज़त दीजिए आज मुझे और मेरे साथी प्रतिकांत पात्र को। Thank you for watching The Edge Originals.